दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय आप लोग सुन रहे हैं रानी नागफनी की कहानी, एक व्यंग्यात्मक उपन्यास जिसे लिखा है हरशंकर परसाई ने। दोस्तों अब तक मैं इस उपन्यास के 11वें अध्याय तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास रानी नागफनी की कहानी के 12वें अध्याय, पकड़ना जीव को और देना मुख्य अमात्य को का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। अस्तभान की खुशी की सीमा न थी। रास्ते में वह उड़ता सा जा रहा था। मुफतलाल का मन कहीं और था। वह सोच रहा था कि इतने दिन हो गए पर डिप्टी कलेक्टरी का आदेश अभी तक नहीं आया। अब कुंवर की शादी हो जाएगी। अपना काम हो जाने के बाद पता नहीं ये मेरी सहायता कर सकते हैं या नहीं। वह चाहता था कि पहले उसकी नियुक्ति हो जाए, फिर कुमार का विवाह हो। इसी प्रयोजन से उसने बीच में अड़ंगा डालने की कोशिश की। वह बोला, कुमार, इससे पहले कि आप भैया साहब का जीव पकड़कर मुख्य अमात्य को दे दें, आपको अपने पिताजी से मिल लेना चाहिए। वे राजा राखड़ सिंह से बेहद नाराज हैं। कहीं ऐसा न हो कि अपना सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाए। अस्तभान कुछ आपत्ति सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा, इसकी क्या जरूरत है? शादी तो मुझे करनी है। मुफतलाल ने समझाया, पर वे आपके पिता हैं। उनके और आपके विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। अस्तभान ने रोज से कहा, अंतर तो होगा ही। मेरे पिता बेवकूफ हैं। ऐसा माने बिना प्रगति ही नहीं हो सकती। हर पीढ़ी को यह मानना चाहिए कि बाप दादे बेवकूफ हैं और उनकी कम से कम आधी बातें गलत हैं। उनकी आधी सही बातें लेकर उनमें अपनी आधी मिलानी चाहिए। इस तरह के मिश्रण से जो मान्यताएं बनेंगी वही प्रगतिशील मान्यताएं कहलाएंगी। अगर बेटा बाप को आधा खपती न समझे तो समाज जहां का तहां खड़ा रह जाए। मुफतलाल को पहली बार अस्तभान की प्रतिभा का भान हुआ, जिसे वह मूढ़ समझता रहा। वह नीति की बातें कर रहा था। उसने निष्कर्ष निकाला कि मूर्ख से मूर्ख आदमी तब बुद्धिमान हो जाता है जब उसकी शादी पक्की हो जाती है। इसी से यह विलोम सिद्धांत भी प्रकट हुआ कि बुद्धिमान आदमी तब बेवकूफ हो जाता है जब उसकी शादी पक्की हो जाती है। उसने हार मान ली। नीति और सिद्धांत की आड़ लेकर शादी नहीं टाली जा सकती। उसने व्यवहार की आड़ ली। कहा, पर वे टेंडर मंगवा चुके हैं। कहीं उन्होंने राजा राखड़ सिंह का टेंडर नामंजूर कर दिया तो? अस्तभान जैसे इस स्थिति के लिए तैयार था। उसने जवाब दिया, तुम बहुत बुद्धू हो। मुख्य अमात्य को जब तक भैया साहब का जीव मिलने का भरोसा न हो जाएगा तब तक क्या वे टेंडर भिजवाएंगे? मैं तुमसे निश्चित कहता हूं कि अभी तक टेंडर नहीं पहुंचा। जब हम जाकर उससे कहेंगे कि हम जीव का पता पा गए हैं और आज रात को उसे पकड़ लेंगे, तब वह टेंडर भिजवाएगा और बड़ी से बड़ी रकम का भिजवाएगा। मेरा बाप लोभी है। पैसे के सामने उसका छत्रित्व नाक रगड़ता है। अगर कोई उसे कहे कि 1 लाख रुपया देंगे, तुम अपनी एड़ी मूछे मुड़ा दो, तो वह मुड़ा देगा। तुम उसे नहीं जानते, मैं जानता हूं। चलो अब मुख्य अमात्य के पास चलें। मुफतलाल निराश हुआ। ऊपर से उसने उत्साह दिखाया। मित्रता सिद्धांत वह जानता था। भीतर कुछ और, ऊपर कुछ और होना चाहिए। दोनों चले जा रहे थे। मुफतलाल को नियुक्ति की चिंता परेशान कर रही थी। उसने धीरे से कहा, मेरा आर्डर अभी तक नहीं आया। अस्तभान का मन भला नौकरी जैसी शुष्क बातों में कैसे लगता। उसने बेमन से कहा, आ जाएगा। क्या जल्दी है? तुम भूखे तो मरते नहीं हो। मुफतलाल का मन और गिर गया। कहने लगा, फिर भी कुछ काम कराऊंगा। मुफतलाल और अस्तभान मुख्य अमात्य के पास पहुंचे।
और मुफतलाल ने कहा, मुख्य अमात्य जी, जीव तो आपको मिल जाएगा, पर इस बात का हमें बड़ा दुख है कि बेचारे भैया साहब की जान आप ले लें। मुख्य अमात्य ने कान पर हाथ पकड़कर कहा, राम राम राम, कौन कहता है कि मैं उसे मारूंगा? मैं उसे हरगिज नहीं मारूंगा। मैं हिंसावादी हूं। किसी को मारना हिंसा है, पर मारने की धमकी देना अहिंसा है। जब वह गड़बड़ करेगा, मैं उसे धमकी दे दूंगा। वह हमेशा मेरे चंगुल में रहेगा। जब सब सदस्य अपने चंगुल में रहें, तब संसदीय प्रजातंत्र का मजा आता है। समझे आप? अस्तभान ने कहा, आपके इस कथन से हमारे हृदय का बोझ उतर गया। हमें बड़ी ग्लानि हो रही थी कि हम एक नेता की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। मुख्य अमात्य केवल मंद हंसी हंसे। अस्तभान ने विदा ली और दोनों मित्र बंगले से बाहर आए। मुफतलाल ने कहा, अब हम लोग अच्छे होटल में जाकर डेरा डालें, स्नान भोजन से निवृत्त होकर फिर सचिवालय चले, वहां दिन में ही सब स्थितियों का अध्ययन कर लें। वे एक बड़े होटल में ठहरे। स्नान और भोजन से निबटकर सचिवालय गए। फाटक के बाहर कारों का तांता लगा था। भीतर कमरों में बड़ी चहल पहल थी। वे मुख्य अमात्य के कमरे के सामने पहुंचे। कमरे की जांच की, दरवाजे को देखा। मुख्य अमात्य भीतर बैठे थे। मुफतलाल ने कहा, इन्हें क्या मालूम है कि जिस कुर्सी पर वे रोज बैठते हैं, उसी में भैया साहब का जीव दीमक के रूप में छिपा है। अस्तभान ने कहा, राज करने वाले में यही तो कमजोरी होती है। वह पास की चीज नहीं देख सकता, उसे दूर ही दिखाई देता है। जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने उस दरबान का पता लगाया जो रात में वहां पहरा देता था। उससे अस्तभान ने कहा, हम परदेसी हैं। हमारे राजा ने हमें आदेश दिया है कि इस राज्य के मुख्य अमात्य की कुर्सी हमें दे दो। भैया साहब अचरज में आ गए कि एक रात में यह परिवर्तन कैसे हो गया। वे बैठे बैठे बातें करते करते एकदम करा उठते और हृदय पर हाथ रख लेते। लोग पूछते तो कह देते, रात से दिल का दौरा हो रहा है। भैया साहब की चैन और निडरता जाती रही। उन्हें विश्वास हो गया कि उनका जीव पकड़ लिया गया और मुख्य अमात्य की कुर्सी से हटाकर कहीं और रखा गया है। मुख्य अमात्य की कुर्सी से दूर होने के कारण उन्हें बड़ी व्याकुलता थी। उधर अस्तभान दीमक को तनिक भी छूता तो इधर भैया साहब तड़प उठते। सुबह होते ही अस्तभान और मुफतलाल मुख्य अमात्य के पास गए और कहा, भैया साहब का जीव हमारे कब्जे में आ गया। मुख्य अमात्य हर्ष से पागल हो गए। बोले, कहाँ मिला? अस्तभान ने कहा, सचिवालय में आपकी कुर्सी को दीमक के रूप में कुतर रहा था। अस्तभान ने उन्हें पूरा विवरण सुनाया। मुख्य अमात्य आश्चर्यचकित रह गए। बोले, लाइए मेरे हवाले कीजिए। अस्तभान काफी चालाक हो गया था। उसने कहा, एक जगह सुरक्षित रखा है, ला देंगे। पहले आप टेंडर की रसीद दिखलाइए। राजनीतिज्ञों की धोखेबाजी से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। अपना काम निकालकर दूध की मक्खी की तरफ फेंक देते हैं। मुख्य अमात्य हंसे, कहने लगे, कुमार, आपकी अवस्था कम है, फिर भी आपकी राजनीतिक समझबूझ उच्च कोटि की है। आप सच कहते हैं। किसी भी राजनीतिज्ञ का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने टेबल की दराज से 25 लाख के टेंडर की रसीद निकालकर दिखाई। अस्तभान को संतोष हुआ और उसने जेब से डिबिया निकाली। उसे खोलकर धागे को खींचा और धागे से बंधा दीमक मुख्य अमात्य के सामने झुलाने लगा। अस्तभान ने कहा, यह है भैया साहब का जीव। मुख्य अमात्य उसे बड़े ध्यान से देखते रहे। फिर बोले, जैसे आपने मेरा भरोसा नहीं किया, वैसे ही मैं भी एकदम यह मानने को तैयार नहीं कि भैया साहब का जीव यही है। हो सकता है आप कोई भी दीमक पकड़ लाए हो। मैं परीक्षा करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने एक गुप्तचर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि भैया साहब के पास किसी बहाने से जाओ और उनमें क्या विशेष परिवर्तन होते हैं देख कर आओ। गुप्तचर भैया साहब के पास आकर बैठ गया। इधर मुख्य अमात्य ने
दीपक को हल्के से दबाया। उधर भैया साहब कराह कर कुर्सी में लुढ़क गए। गुप्तचर ने लौटकर सारा हाल सुनाया। तब मुख्य अमात्य ने अस्तभान से कहा, मुझे विश्वास हो गया, भैया साहब का जीव यही है। अब राजकुमारी से आपकी शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप कृपा कर हमारी अतिथिशाला में ठहरिए। मैं महाराज से बात करके आपको सूचित करता हूँ। दोनों मित्र सेवक के साथ अतिथिशाला चले गए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रानी नागफनी की कहानी के 12वें अध्याय का वाचन। अब लीजिए सुनिए उपन्यास रानी नागफनी की कहानी की 13वें अध्याय होना बातचीत शादी की का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। इधर मुख्य अमात्य राजा राखड़ सिंह के पास गए। राजा ने पूछा, टेंडर भिजवा दिया? जी हाँ, तभी भिजवा दिया था। फिर क्या हुआ? टेंडर खोले कि नहीं? मुझे बड़ी चिंता है। इस लड़की को जल्दी ठिकाने लगवाओ। मुख्य अमात्य ने कहा, मैं रात दिन इसी प्रयत्न में लगा हूं। टेंडर कोई भरोसा नहीं, अपना टेंडर मंजूर भी हो सकता है और नहीं भी। अब जानते हैं कि राजा भयभीत सिंह बड़ा लोभी है। अगर कोई 10 असरफियां बढ़ा देगा तो उसी को लड़का दे देगा। इसलिए मैंने इस मामले में कूटनीति से काम लिया है। मैंने अस्तभान को यही बुला लिया है। राजा को आश्चर्य हुआ। बोले, तो क्या वह यही है? मुख्य अमात्य बोले, जी हाँ, अतिथिशाला में है। वह राजकुमारी से विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक है। जब बेटा लड़की से प्रेम करता है तो बाप की एक नहीं चलती। बाप से लड़ने का काम बेटे को ही सौंपा जा सकता है। मैं ऐसी चाल चला हूं कि अस्तभान को बिना कुछ दिए शादी हो सकती है। हम आज ही दोनों की सरकारी शादी करवा दें। अस्तभान इतना बेताब है कि वह एकदम कर लेगा। इस तरह हमारा 25 लाख भी बच जाएगा। राजा ने कहा, योजना तो बहुत अच्छी है, पर मैं उसके बाप को जानता हूं। उस बाप का बेटा इतना बुद्धू नहीं हो सकता जितना तुम उसे समझ रहे हो। मुख्य अमात्य ने निवेदन किया, महाराज, यह आवश्यक नहीं है कि चतुर बाप का बेटा भी चतुर हो। हर बेटा बाप से आगे बढ़ना चाहता है। जब वह देखता है कि चतुराई में वो आगे नहीं बढ़ सकता तो बेवकूफ़ी में आगे बढ़ जाता है। अस्तभान को मैंने जांच लिया है। हाँ, उसका साथी अलबत्ता जरा तेज है। राजा ने कहा, खैर, तुम प्रयत्न करो। जितने कम में हो सके मामला निपटाओ। कब शादी होनी है? मुख्य अमात्य ने कहा, आज ही हो जाए। दोपहर बाद मैं अस्तभान के पास जाता हूँ। आप राजकुमारी की तैयारी कराइए। मुख्य अमात्य अतिथिशाला चले गए। राजा ने रानी से नागफनी की तैयारी करने के लिए कहा। जिस समय मुख्य अमात्य अतिथिशाला पहुंचे, वहां एक ब्राह्मण अस्तभान और नागफनी की जन्मपत्रियां खोले बैठा था। वह फल बतला रहा था। राजकुमार, भगवान ने दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। ऐसी जोड़ी त्रिलोक में भी नहीं मिल सकती। 36 गुण और 72 दुर्गुण मिलते हैं। जीवन सदा सुखी रहेगा, भरा पूरा परिवार रहेगा। मुफतलाल ने पूछा, संतति का क्या योग है? ब्राह्मण ने ग्रह दशा देखकर बताया। ग्रहों को देखते हुए 16 संतानों का योग है। अगर बीच में फैमिली प्लानिंग अर्थात परिवार नियोजन आ गया तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बात यह है कुमार कि विज्ञान ने ग्रह फल में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। हम 9 ग्रह मानते हैं, उनके फल से मनुष्य का भाग निर्माण होता है। अब कुछ देश कृत्रिम ग्रह बनाकर छोड़ रहे हैं जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। ये हमारे ग्रहों के फल में हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए फल निश्चित नहीं रहा। मुख्य अमात्य ने कहा, अच्छा विप्रदेव, अब आप पोथी पत्रा समेटें। विज्ञान के कारण आपकी दक्षिणा में फर्क नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण ने पोथी पत्रा समेटा। अस्तभान ने उसे एक असरफी दी और वह आशीर्वाद देकर चला गया। मुख्य अमात्य ने एक क्षण में मुख पर घोर पवित्रता और सद्भावना धारण कर ली और कहा, कुमार, आपने मेरा राजनीतिक जीवन कम से कम 25 वर्ष बढ़ा दिया। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक अपने पद पर रह सकूंगा और पद पर ही मरूंगा। मेरी बड़ी लालसा है कि मेरी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ हो। मुफतलाल ने कहा,
ऐसी इच्छा स्वाभाविक है। सत्ता का मोह किसे नहीं होता। इंद्र सत्ता के लिए कितनी अप्सराओं से, कितने तपस्वियों की साधना भंग करवा चुका है। पद की कुर्सियों में गीली गोंद लगी रहती है, जो बैठता है चिपक जाता है। जब मामूली कुर्सियों में इतनी गोंद होती है, तब आपकी तो मुख्य अमात्य की कुर्सी है, वह तो पूरी गोंद ही की बनी होगी। मुख्य अमात्य को यह बात कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। वे तुरंत अपने विषय पर आए। बोले, कुमार, मैं चाहता हूं कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई, वैसे ही आपकी हो जाए। आपके उपकार का बदला जितने अंश में चुक जाएगा, उतना ही मेरी आत्मा हल्की होगी। मैं चाहता हूं कि आपकी शादी आज ही और यहीं हो जाए। अस्तभा ने यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा और बोला, सचमुच? क्या सचमुच आज ही शादी हो सकती है? मुख्य अमात्य ने कहा, हाँ, मैं ऐसा प्रयत्न कर रहा हूँ। हमारे राज्य के कानून कुछ भिन्न प्रकार के हैं। इनके अनुसार आप आज ही सरकारी विवाह दफ्तर में जाकर शादी कर सकते हैं। आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जिस पर किसी राज्य में आपत्ति नहीं उठाई जाएगी। मैंने महाराज से अभी बात की है। पहले तो वे इतने जल्दी विवाह करने को तैयार नहीं थे, पर जब मैंने इस प्रश्न पर इस्तीफा देने की धमकी दी, तब वे राजी हो गए। मुफतलाल ध्यान से मुख्य अमात्य के चेहरे को देख रहा था। मुख्य अमात्य भी सशंकित दृष्टि से उसकी प्रतिक्रिया को ताड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को समझ गए थे। मुफतलाल ने कहा, मेरा एक निवेदन है। जब 25 लाख का टेंडर भर ही दिया गया है और आप इस संबंध के लिए तैयार हैं, तो 2-4 दिन बाद विधिवत विवाह ही क्यों न हो। आखिर कुमार के भी पिता हैं, वे भी शादी बड़े ठाठ से करना चाहेंगे। मुख्य अमात्य के चेहरे पर कठोरता आ गई। अस्तभान भी इस बात से प्रसन्न नहीं हुआ। वह कुछ बोलने ही वाला था कि मुफतलाल ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मुख्य अमात्य वाणी में खूब मिठास लाकर बोले, मैं तो कुमार के हित की दृष्टि से ही जल्दी करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि आपके महाराज हठी स्वभाव के हैं। हो सकता है कि वे किसी कीमत पर यह संबंध न करें। तब आप क्या करेंगे? तब मैं भी क्या कर सकता हूँ? इसलिए शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। अस्तभान स्वीकृति दे ही रहा था कि मुफतलाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे उठाते हुए कहा कि हम लोग जरा आपस में सलाह कर लेना चाहते हैं। वह कुमार को उठाकर भीतर कमरे में ले गया और वहां कहा, कुमार, आप बहुत उतावले हो रहे हैं। आप जानते हैं कि राजनीतिज्ञ की हर बात में कोई दांव पेच होता है। उसे एकदम स्वीकार नहीं करना चाहिए। वह जो कहता है, प्रयोजन ठीक उसके उल्टा होता है। यदि वह आपको भला आदमी कहे, तो समझना चाहिए कि वह बुरा आदमी समझता है। यदि वह आपकी भलाई करने को उत्सुक हो, तो निश्चय ही वह अपनी भलाई करना चाहता है। मुख्य अमात्य आपके भले के लिए इतने व्याकुल हो रहे हैं, मुझे उनकी नीयत पर शक होने लगा है। अस्तभान ने खींच कर कहा, और अब उसका क्या स्वार्थ हो सकता है? मुफतलाल ने कहा, वह 25 लाख बचाना चाहता है। यदि आपका विवाह आपके पिता के मार्फत होगा, तो यह रकम देनी होगी। यहाँ जल्दी शादी कर देने से यह रकम बच जाएगी। अस्तभान ने मुफतलाल की बुद्धि की बहुत तारीफ की और कहा कि तुम आगे चलकर बहुत सफल कलेक्टर बनोगे। मुफतलाल बोला, आप उससे साफ कह दीजिए कि हम अपने नगर जाकर विधिवत विवाह करेंगे। अपनी चाल कटती देख वह समझौता करना चाहेगा, तब हम 10-15 लाख झटक लेंगे। वे दोनों बाहर आए। मुख्य अमात्य ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। अस्तभान ने कहा, हम यहाँ शादी नहीं करेंगे, पहले घर जाएंगे। मुख्य अमात्य बेचैन हो उठा। पूछा, क्यों? आपका विचार क्यों बदल गया? अस्तभान ने कहा, इसलिए कि हम आपकी चाल समझ गए। आप अपने 25 लाख बचाना चाहते हैं। हम कोई नादान बच्चे नहीं हैं। मेरी नाड़ियों में राज रक्त है और मेरा यह मित्र मुफतलाल जब कलेक्टर बनेगा, तब अच्छे अच्छे अमातों को जेब में रखेगा। मुख्य अमात्य ने देखा कि उनके पत्ते उघड़ गए हैं। वे समझौते के स्वर में बोले, कुमार, मैं अपने राज्य का हित देख रहा था और यह कोई बुरी बात नहीं है। आप भी यही कर रहे हैं।
अब हम लोग खुलासा की बात कर लें, बीच की कोई रकम तय हो जाए। हम आपको 10 लाख दें तो क्या आप अभी विवाह कर लेंगे? अस्तभान ने यह रकम स्वीकार कर ली। मुख्य अमात्य यह कहकर विदा हुए कि हम राजकुमारी की तैयारी कर देते हैं, आप भी विवाह दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रानी नागफनी की कहानी के 13वें अध्याय का वाचन। अब लीजिए सुनिए उपन्यास रानी नागफनी की कहानी के 14वें और अंतिम भाग का वाचन। होना शादी और रहना सुख से सबका, मेरे अर्थात नासुनांजलि के स्वर में। इधर महल में नागफनी का श्रृंगार होने लगा। उपटन से स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। नागफनी ने करेलामुखी से कहा, सखी, एक बात तो बता, मेरे भूतपूर्व प्रेमियों ने जो कपड़े और आभूषण दिए हैं उनका क्या करूं? क्या उन्हें वापिस कर दूं? करेलामुखी ने कहा, नहीं राजकुमारी, इतना कठोर न बनो, इससे उन बेचारों का हृदय फट जाएगा। इनको अपने साथ लिए जाओ। नागफनी ने कहा, पर वे अर्थात अस्तभान क्या सोचेंगे? प्रेमियों के उपहार ससुराल ले जाना क्या अच्छा है? करेलामुखी ने कहा, कुमार बहुत उदार विचारों के हैं। वे स्वयं प्रेम कर चुके हैं और उनके दिए वस्त्र आभूषण कई कुलवधुएं पहन रही हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारा स्वभाव बहुत प्रेमपूर्ण है। जब तुम विवाह के पूर्व प्रेम कर चुकी हो तो विवाह के बाद तुम पति को बहुत प्रेम करोगी ही। नागफनी ने वे वस्त्र आभूषण भी पेटियों में रखवा लिए। सखियां इकट्ठी हो गईं और मंगल गान होने लगे। नागफनी और करेलामुखी गले मिलकर सावन भादों के रूप में रोने लगी। नागफनी ने कहा, सखी, तुझे छोड़ते हुए मेरा हृदय फटा जा रहा है। यदि अपने पति के आचरण पर मुझे विश्वास होता तो मैं तुझे अपने साथ लिए चलती, पर जैसा कि तू जानती है वे बहुत चंचल स्वभाव के हैं। मेरा जी यह सोचकर फटा जाता है कि अब तेरा क्या होगा। तू अब विवाह कर ले। करेलामुखी बोली, किससे करूं? मैंने अभी तक इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे भी विवाह करना है। एक आदमी ने मेरे मन को जीता है। नागफनी ने उत्सुकता से पूछा, वह भाग्यवान कौन है? करेलामुखी ने लजाते हुए कहा, राजकुमार के सखा श्रीमान मुफतलाल जी। यह सुन नागफनी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, सखी, वह आदमी मुझे भी बहुत पसंद है। यदि राजकुल में शादी करने की मजबूरी न होती तो मैं उसी से शादी करना चाहती। तू अवश्य उससे शादी कर ले। करेलामुखी ने कहा, नहीं, अब नहीं करूंगी। यदि आपका मन भी उसके प्रति आकर्षित हो चुका है तो उससे शादी मेरे लिए खतरनाक है। जैसे तुम्हें राजकुमार के मन पर भरोसा नहीं है, वैसे ही मुझे तुम्हारे मन पर नहीं है। मैं उनसे शादी कर लूं और फिर तुम उन्हें हथिया लो तो मेरा क्या होगा? नागफनी ने करेलामुखी को बहुत समझाया कि मैंने तो यूं ही वह बात कह दी थी। सखी, तू निश्चित रह, मुफतलाल जैसे दो कौड़ी के आदमी पर क्या मेरा मन आ सकता है? न उसके पास धन है न सौंदर्य। उस जैसे निकम्मे आदमी से भला मैं प्रेम कर सकती हूँ? ये उद्गार सुनकर करेलामुखी आश्वस्त हुई। उसने कहा, यदि वास्तव में तुम उनके बारे में ऐसा सोचती हो तो मैं उनसे शादी कर लूंगी। स्त्री निर्किष्ट से निर्किष्ट आदमी से भी शादी कर लेगी, पर श्रेष्ठतम पुरुष का भी दूसरी स्त्री से बंटवारा नहीं करेगी। हे राजकुमारी, तुम ससुराल जाकर उनका मन मेरी ओर फेरना। नागफनी ने उसे वचन दिया और दोनों सखियां फिर गले मिली। इतने में विवाह दफ्तर जाने का समय हो गया। नागफनी अपनी सखियों के साथ धीरे धीरे दफ्तर की ओर चली। उधर मुफतलाल ने भी अस्तमान को अच्छे कपड़े पहनाए और दोनों विवाह दफ्तर पहुंच गए। वहां अस्तमान की आंखें नागफनी से मिली तो दोनों सुध-बुध भूल गए। नागफनी हर्ष से मूर्छित हो गई। करेलामुखी ने उसके मुख पर पानी छिड़का, तब उसे होश आया। विवाह अधिकारी ने कागजों में खाना पूरी की। उसने पहले नागफनी से दस्तखत कराए
इसके पश्चात अस्तभान के आगे कागज बढ़ाया। अस्तभान ने कलम हाथ में लिया। तभी मुफतलाल ने पीछे से उसके कान में कहा, पहले पैसे ले लो। अस्तभान मुख्य अमात की तरफ देखने लगा। मुख्य अमात ने कहा, कुमार, दस्तखत कीजिए ना। अस्तभान ने कहा, पहले 10 लाख का चेक दीजिए। मुख्य अमात्य ने कहा, हाँ हाँ, चेक तो हम देंगे ही। आपको जरा भी विश्वास नहीं है? अस्तभान कलम को लिए खड़ा रहा। आखिर मुख्य अमात्य ने जेब से चेक निकालकर उसके हाथ में रख दिया। अस्तभान ने दस्तखत कर दिए। बाहर शहनाई बजने लगी। फूलों की वर्षा होने लगी। नगर में जय जयकार होने लगा। सारे नगर में खुशी छा गई। सब लोग इस जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। समझदार कहते थे, जोड़ी ऐसी होती है, एक दूसरे के बिल्कुल योग्य हैं। इस शादी में दो घर बिगड़ने से बच गए। अगर दोनों की शादी परस्पर न होकर अलग अलग होती तो दो घर बर्बाद होते। इस जोड़ी की बलिहारी है। सब सुख से रहने लगे। अस्तभान और नागफनी अपने महल में सुखपूर्वक रहते। उनके विवाह के दिन दोनों राज्यों में हर साल उत्सव होता था। इस दिन प्रेमी प्रेमिका उपवास रखते थे और प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, जैसी नागफनी अस्तभान की जोड़ी जुड़ी वैसी हमारी भी जुड़े। मुफतलाल की शादी करेला मुखी से हो गई थी। वह कलेक्टर हो गया था। कई बार वह घूस खाने के मामले में फंस गया, पर इस कारण छोड़ दिया गया कि रानी साहिबा की सखी का पति है। राजा भयभीत सिंह सफेद बाल उखाड़ने से परेशान होकर अब बचे हुए काले बाल उखाड़ने लगे थे। गोवर्धन वृद्धावस्था और रोग के कारण उठ बैठ नहीं सकते थे। वे बहरे और गूंगे हो गए थे, पर अभी भी मुख्य अमात्य बने हुए थे। वे एम्बुलेंस में विधानमंडल जाते थे और इशारे से जवाब देते थे। भैया साहब रोज सवेरे गोवर्धन बाबू के बंगले पर हाजिरी देने पहुंचते थे। कुमार के प्रेम पत्र पहुंचाने वाला प्रोफेसर एकदम प्रिंसिपल बना दिया गया था। जिन पुलिस अफसरों ने जोगी प्रपंचगिरी को पकड़ा था वे बर्खास्त कर दिए गए थे। जोगी प्रपंचगिरी अपने नगर की नगर पालिका के अध्यक्ष हो गए थे और नागरिक जीवन सुधार रहे थे। राजा निर्बल सिंह यह लोग छोड़ गए थे। उनके बेटों में गद्दी के लिए लड़ाई हुई, जिसमें आधे बेटे मारे गए। उस राज्य में अराजकता देखकर पड़ोसी राजा राखड़ सिंह ने शांति और सुरक्षा के लिए उस राज्य पर कब्जा कर लिया था। अस्तभान जिस विश्वविद्यालय से बीए में फेल हुआ था, उसने उसे ससम्मान ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दे दी और स्वयं गौरवान्वित हुआ था। लेखक के अनुसार यह रचना अधूरी रचना है। दोस्तों, यहीं पर यह उपन्यास रानी नागफनी की कहानी समाप्त हुआ। दोस्तों, इसे लिखा था हरशंकर परसाई ने। एक और उपन्यास के साथ मैं पुनः हाजिर होता हूँ, तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।